Hi everyone, this is Vishal from Bhavna Education Hub and we will be continuing with our lecture on the energy, fuel and the transport. तो अभी पिछले लेक्चर में हमने एनर्जी सेक्शन को पूरा कवर कर लिया था जितना आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, बोथ इन द ब्रीफ एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन पार्ट. अब हम सेकंड टॉपिक पे मूव करते हैं, बायोफ्यूल्स. वैसे तो ब्रॉडर वर्ड फ्यूल इसके लिए यूज़ होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्यूल में कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल में जाने का मतलब नहीं है. सिर्फ उन टॉपिक्स को लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा रहे हैं, ट्रेंडिंग है जो. अब ये वर्ड आता है बायोफ्यूल, जो बार बार मैंने एनर्जी में भी यूज़ किया था. फ्यूल मतलब क्या होता है? एक तरह के प्राकृतिक संसाधन या मतलब आर्टिफिशियली मेड संसाधन जिनका यूज़ आप किसी भी तरह की मोबिलिटी में करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में करते हैं. ठीक है, तो अब कन्वेंशनली हम किन फ्यूल्स का प्रयोग कर रहे थे? जैसे अभी उस टाइम पर देखा था क्रूड ऑयल होता है. क्रूड ऑयल का हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया, उसमें से हमने ऑयल निकाला, पेट्रोलियम निकाला, डीजल निकाला, अलग तरह के गैसोलीन प्रोडक्ट को निकाले. और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी के लिए इनका यूज़ नहीं होता ऑयल का, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स वगैरह में भी यूज़ होता है. फिर अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत मल्टीपर्पज़ के लिए क्रूड ऑयल का आप वही एक्सट्रैक्शन करके निकाल लेते हैं, लेकिन हमारा फोकस रहेगा फ्यूल पे. तो जो कन्वेंशनल मोड्स ऑफ फ्यूलिंग है उसका जब आप यूज़ करते हो तो ये क्या होता है, आपका रिन्यूएबल में आएगा कि नॉन रिन्यूएबल में आएगा? ये आपका आता है नॉन रिन्यूएबल में, क्योंकि फिक्स इसका डिपॉजिट है. दूसरा क्या होता है, इसमें से आपकी हार्मफुल पोल्यूटेंट्स ज़्यादा निकलते हैं तो एनवायरमेंट फ्रेंडली या इको फ्रेंडली नहीं है. तो दैट वाज द बेसिक ऑब्जेक्टिव फ्रॉम स्विचिंग फ्रॉम द कन्वेंशनल फ्यूल मॉडल टू द नॉन कन्वेंशनल वंस. नॉन कन्वेंशनल में सबसे इंपॉर्टेंट आपके आते हैं बायोफ्यूल, कि जो ट्रेडिशनल बायोफ्यूल आप यूज़ कर रहे हो, क्या हम उसमें कुछ ऐसे फ्यूल्स को मिक्स कर सकते हैं, मिला के ब्लेंड कर सकते हैं, जिसको आप ब्लेंडिंग एक वर्ड यूज़ करते हैं. ब्लेंड करना मतलब थोड़ा बहुत मिला लेना उसमें से, ठीक है, ताकि ओरिजिनली वो कन्वेंशनल फ्यूल भी रहेगा बट थोड़ा बहुत जैसे इथेनॉल यूज़ कर लिया, कुछ बायोबुटानॉल वगैरह यूज़ कर लिया, या फिर हम पूरी तरीके से बायोफ्यूल का ही यूज करें. ठीक है, तो बायोफ्यूल बेसिकली पहले होते क्या है? दो वर्ड है, फ्यूल और बायो. बायो का मतलब होता है ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है, यानी ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन या डिके होता है जब किसी भी ऑर्गेनिक मैटर का, जिसमें बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो वो क्या करता है, वो भी एक तरह का फ्यूल ही बनाता है. और उस फ्यूल का यूज भी आप ट्रांसपोर्टेशन में कर सकते हो, और ये इको फ्रेंडली होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट नहीं निकलते हैं. और दूसरी बात है कि बायोफ्यूल्स एक्सेस मात्रा में आपके पास अवेलेबल है, एक्सेसिव क्वांटिटी में, डिपेंडिंग आप किस सोर्स से उनको ड्राइव कर रहे हैं, जिसको हमने आगे चल के जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स में डाल दिया है. तो बायोफ्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेशनल फ्यूल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द बायोमास बेस्ड रिन्यूएबल सोर्सेज. तो पहला वर्ड याद रखना है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कभी खत्म नहीं. मैंने कहा नहीं, जब तक जीवन है तब तक मृत्यु होगी, ऑर्गेनिक वेस्ट बनेगा, फिर उससे आप बायोफ्यूल्स बना सकते हैं. ठीक है, सच एज द प्लांट्स, एनिमल बाई प्रोडक्ट्स और द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. although the peanut was also oil was first used as the diesel fuel approximately a century ago. तो अगर ऐसी क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहला बायोफ्यूल कौन सा था, तो आप पीनट ऑयल को ले सकते हो, उसमें वो भी बायोफ्यूल में आता है. करंटली अभी स्टेटस क्या है कि बायोफ्यूल्स को हम डायरेक्टली नहीं यूज कर रहे हैं, बट दे आर बेसिकली ब्लेंडेड. ब्लेंड मतलब होता है मिक्स कर देना पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में टू मेक इट मोर एफिशिएंट एंड लेस लाइक हैविंग अ लेस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. तो उसको अभी के जो पेट्रोलियम फ्यूल्स हैं उनके साथ मिक्स करके ब्लेंड करके उसको यूज़ करते हैं. बट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेज दे कैन बी यूज्ड ऑन देयर ओन, यानी इंडिपेंडेंटली भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मासिव स्केल पे ब्लेंडिंग ही चल रही है अभी. इन ऑर्डर टू फंक्शन इन एन इंजन, अ बायोफ्यूल मस्ट बी कंपैटिबल विद द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग इंजन टेक्नोलॉजी. जैसे आपको पता ही है कि पहले की जो कार्स होती थी आपकी डीजल बेसिस पे रन चल रही हैं, जैसे डीजल व्हीकल्स हम बोल देते थे उनको. तो होता क्या, जब हम डीजल से पेट्रोल पे स्विच करते हैं या उससे हम आपके किस पे स्विच कर रहे हैं, सीएनजी पे, कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस पे स्विच कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वही इंजन रहेगा, इंजन टेक्नोलॉजी भी चेंज होगी. तो आपको पता ही है सीएनजी सिलेंडर आपको लगाना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, उसमें से बहुत इंजन में भी ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी. तो उसी तरीके से अगर आप बायोफ्यूल के मॉडल पे जा रहे हैं तो आपको अपने इंजन से जो भी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी चेंजेस करने पड़ेंगे. तो वही चीज़ है, कंपैटिबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी. एनी हाइड्रोकार्बन फ्यूल दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इट इज कंसिडर्ड अ बायोफ्यूल. बेसिक एक डेफिनेशन है उसकी. फिर हमने कहा कि बायोफ्यूल्स को हम सेग्रीगेट कर सकते हैं दो मॉडल पे. एक तो सोर्स कहाँ से आ रहा है वो जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल में चलेगा, लेकिन एक होता है नेचर पे. तो बायोफ्यूल्स का नेचर क्या होता है अगर मैं पूछूं, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं. तो पहली बात वो तीनों होते हैं. ठीक है, सॉलिड फॉर्म में किसको गिन सकते हैं, जो ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल फ्यूल्स हुआ करते थे, जैसे हमने देखा था वुड यानी लकड़ी जलाते हैं आप. ठीक है, ड्राइड प्लांट मटेरियल. ठीक है, प्लांट मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जब सूख जाता है तो वो ऑल्सो. अच्छा, इसका क्लासिक एग्जाम्पल क्या होता है ड्राइड प्लांट मटेरियल का? जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी पत्तियां होती है, पॉपुलर होता है एक पेड़, ठीक है, जिससे मैचिस्टिक वगैरह भी बनती है, उसकी जो पत्तियां होती हैं ड्राई होती हैं, तो उसको भी आप जलाने में यूज कर सकते हैं. ठीक है, शुगर केन का वेस्ट होता है, एक्सट्रैक्शन करते हैं, जो हमने लास्ट टाइम एक वर्ड यूज किया था उसके लिए भी. ठीक है, कि जब उसमें से आप गन्ने जूस वगैरह निकाल लेते हैं तो जो ड्राई सा मैटर बचता है उससे भी हम गत्ते वत्ते भी बनाते हैं, और भी उसको डायरेक्टली हम जलाने के लिए यूज कर सकते हैं, तो वो ड्राई प्लांट मटेरियल में आ जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट मैन्यूर्स, वही आपको पता है काउडंग वगैरह. तो ये सॉलिड फॉर्म ऑफ बायोमास है या बायोफ्यूल है. फिर आता है लिक्विड. लिक्विड में क्या आता है, बायोइथेनॉल एंड बायोडीजल.
ये दोनों वर्ड याद रखिएगा। फिर गैसियस में आता है आपका बायोगैस। बायोगैस कई तरह की होती हैं आपकी, उसमें मीथेन भी एक तरह की बायोगैस है बेसिकली, ठीक है। तो एनीवे बायोफ्यूल अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि किस फॉर्म में मिलता है आपको, उसका नेचर क्या है, तो तीनों ही फॉर्म में मिलता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बायोडीजल बायोइथेनॉल इज अ फॉर्म ऑफ विच पर्टिकुलर बायोफ्यूल, तो नाम ही में इथेनॉल या डीजल लगा है तो लिक्विड ही होगा, सीधी बात है। बायोगैस नाम ही में गैस है तो गैसियस होगा, और वुड आपको पता ही सॉलिड होता है, दैट नॉट द थिंग। अब आता है इंपॉर्टेंट ये है जनरेशन। मैंने कहा नहीं सेग्रीगेशन दो लेवल पे होती है, एक तो नेचर पे, दूसरी कि आप बायोफ्यूल में यूज क्या कर रहे हो, सोर्स क्या है उसका। तो जनरेशन का मतलब क्या होता है कि जब आपने सबसे पहले यूज करना शुरू किया, फिर थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ तो और चीजों को यूज करना शुरू कर दिया, फिर और ऐसे ऐसे करके 4 जनरेशन से टोटल। तो जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल थी, इसमें हम ज्यादातर खाने पीने की चीजों से रिलेटेड जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको यूज करते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल शुगर बीट आपका हो गया, शुगर केन हो गया, वही गन्ने का जूस एक्सट्रैक्ट करके जो निकालते हैं, वीट हो गया, कॉर्न हो गया, ऑयल क्रॉप्स हो गए। यानी अगर आप ये एडिबल चीजें हैं, जितनी भी आप देखेंगे, चाहे वो शुगर बीट हो, शुगर केन हो, वीट हो, कॉर्न हो, ऑयल क्रॉप्स हो, ये एडिबल चीजें होती हैं, आप खुद अपने कंजप्शन के लिए, खाने पीने के लिए यूज करते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप इन चीजों का यूज बायोफ्यूल बनाने में करते हैं तो ये फर्स्ट जनरेशन में आएगा। ये यूपीएससी ने 14 में भी क्वेश्चन पूछा था और रिपीटेडली ऑप्शन दे देता और कहता है कि दिस पर्टिकुलर ग्रुप बिलोंग्स टू फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। यहाँ से पूछ रहे थे कि थर्ड जनरेशन में जो सोर्स ऑफ बायोफ्यूल है वो क्या है, तो एडिबल ऑयल रिलेटेड है, फर्स्ट जनरेशन में रहेगा। अब देखिए सेकंड जनरेशन, इसमें क्या आता है, नॉन एडिबल बायोमास। इसमें क्या आता है आपका वुड, लकड़ी, लकड़ी तो नहीं खाते हो आप, ठीक है, ग्रास भी नहीं खाते हो, स्ट्रॉ भी नहीं खाते हो, और आप ऑर्गेनिक वेस्ट भी नहीं खाते हो, तो ये सारा जो नॉन एडिबल बायोमास होता है, ठीक है, डिकम्पोज फॉर्म में होता है, ये सेकंड जनरेशन में आता है। अब आप कहिए आपको फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में स्विच करने की जरूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि होता क्या, ऐसा माना गया कि जैसे शुगर बीट है, शुगर केन है, वीट है, कॉर्न है, ऑयल क्रॉप्स है, ये सब एडिबल चीजें हैं, तो ऑलरेडी ह्यूमन कंजप्शन के लिए बहुत हाईली एसेंशियल है, इनकी रिक्वायरमेंट होती रहती है, ठीक है। और अगर आप इससे तेल बनाने लगे तो कहीं ना कहीं डाइवर्जन तो हो ही रहा है ना, एक लिमिटेड सोर्स है, उसे या तो खा लो, कंज्यूम कर लो, ह्यूमन कंजप्शन कर लो, या उससे तेल बना लो, या मतलब बायोफ्यूल बना लो, ठीक है। तो क्योंकि इट वाज लाइक पुटिंग अ काइंड ऑफ अ ड्रेन ऑन द ह्यूमन कंजप्शन सोर्सेस, तो इसलिए हमने स्विच कर दिया कि नहीं, सेकंड जनरेशन में हम उन चीजों का यूज करेंगे विच आर नॉन एडिबल इन नेचर, ठीक है, क्योंकि हमको ह्यूमन कंजप्शन चेन और ये सारी चीजों को भी देखना था। फिर आता है थर्ड जनरेशन, थोड़ा और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, इसमें हमने क्या किया, एल्गाई का यूज करना शुरू कर दिया। आपको पता है जो जैसे कि एल्गाई होती है, एल्गाई ब्लूम वगैरह की सिचुएशन होती है प्लांट्स वगैरह के ऊपर, मतलब वाटर बॉडीज के ऊपर आपको धरती मिल जाती है, काई वगैरह जो होती है, ठीक है, माइक्रो एल्गाई हो गई, माइक्रो एल्गाई हो गई, एंड देयर आर वेरी रिच सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जनरेशन ऑल्सो। ये जो एल्गाई होती है आपकी ऑक्सीजन जनरेशन बहुत अच्छा करती है, तो इससे भी आप बायोफ्यूल बना सकते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है आपका वुड, ग्रास एंड स्ट्रॉ कौन सी जनरेशन में आएगा, सेकंड जनरेशन में, नॉन एडिबल है, लेकिन एल्गाई रिलेटेड कोई भी चीज आ जाएगी तो वो थर्ड जनरेशन में जाएगी। अब आता है फोर्थ जनरेशन जो अभी चल रही है, ठीक है, या मतलब आएगी, इंप्लीमेंट होगी, प्रॉपर नहीं है अभी, हम लोग बेसिकली सेकंड और थर्ड जनरेशन के बीच में घूम रहे हैं, ठीक है। फोर्थ जनरेशन में क्या होगा, पायरोलिसिस होगी, सोलर टू फ्यूल होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, सबसे इंपॉर्टेंट है जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यानी हमें जब फ्यूल चाहिए होगा तो हमें जो सोर्स चाहिए होगा, सोर्स को हम खुद बना लेंगे, बायो इंजीनियर करके बना लेंगे, तो ये सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे जो फर्स्ट जनरेशन में आ रहे थे कि ह्यूमन कंजप्शन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, या एल्गाई है, उसका एक जो पर्पज है वो ऑक्सीजन जनरेशन करना भी। आपको पता है कि जगह पे आर्टिफिशियल प्लांट्स लगने शुरू हुए हैं, जैसे आपको पता है कि सड़कों पर प्लांट लगाने का रिवाज बहुत पहले करा है, शेड देते हैं, साथ साथ में ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं। तो कई यूरोपियन कंट्रीज ने क्या लगाया है कि अर्बन एरियाज में जहां वो प्लांट नहीं लगा सकते कुछ कारणों से, क्योंकि सब कुछ सीमेंट है, कॉन्क्रीटाइज्ड है, ठीक है, अब प्लांट है, हैवी कैनोपी लेता है, कई रीजन है वहां पे, प्लांट ग्रोथ एनॉर्मस वे में होती है, बरगद का पेड़ आपने लगा दिया बीच में, उसकी कैनोपी बहुत लंबी फैलती है, तो सिटी के बीचों बीच आप नहीं लगा सकते हो ना उसको, काफी प्रॉब्लम्स हो सकती है वहां पे, ट्रैफिक कंजेशन वगैरह हो सकता है, तो वहां उन्होंने कर दिया कुछ ऐसे प्लांट्स लगाए हैं, ग्लास चैम्बर वगैरह, उसमें एल्गाई भर देते हैं तो वो ऑक्सीजन जनरेट करती रहती है। तो प्लांट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, और भी कई होते हैं, फूड प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग, प्रोवाइडिंग शेड, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ऑक्सीजन जनरेशन भी एक कारण होता है। तो हमको क्योंकि ऑक्सीजन की पूर्ति करनी थी तो हमने क्या कर दिया, सिटीज के अर्बन एरियाज में कई जगहों पे, हैवी ट्रैफिक कंजेस्टेड एरियाज में हमने छोटे छोटे से प्लांट लगा रखे हैं, आप एक बार गूगल करके फोटो चेक करना, तो वहां पर ये जो एल्गाई है उसका यूज हम ऑक्सीजन प्रोडक्शन में भी करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल में भी काम कर जाता है। फोर्थ जनरेशन आपको पता है, पायरोलिसिस, सोलर टू फ्यूल और जीएमओ। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके जीन्स को आप मॉडिफाई करते हो यूजिंग बायोटेक एंड ऑल, वो आप जीएमओ वगैरह उसमें डिटेल में देखेंगे, उसमें ट्रांसजेनिक क्रॉप्स आते हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म भी आते हैं, टीएनओ वगैरह आते हैं, लेकिन इसमें बस ये याद रखना फोर्थ जनरेशन में जीएमओ यूज होता है। फिर हम आगे देखेंगे एडवांटेज या डिसएडवांटेज है, उसकी थोड़ी स्लाइड में प्रिपेयर किया है। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल है, अब ये खाने पीने की चीजों के बने, सोयाबीन, शुगर केन, मेज, एडिबल फूड सोर्सेज। तो इसकी एडवांटेज क्या होती है, दे आर वेरी सिंपल टू प्रोसेस, बहुत ही आसान है, कॉस्ट एफिशिएंट भी होते हैं, वेल स्टैब्लिश्ड होते हैं, मतलब कन्वेंशनली चले आ रहे हैं, एंड नो इंटेंसिव प्री ट्रीटमेंट, इसमें बहुत ज्यादा आपको इंजीनियरिंग नहीं करने की जरूरत है। जैसे फोर्थ जनरेशन में आपको क्या बताया गया, जीएमओ यूज करें, पहले ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाइड करो, फिर देखो कि वो करंट टेक्नोलॉजी उतनी अपग्रेडेड है कि नहीं है, फिर उसके बाद आपको बायोफ्यूल बनाना पड़ेगा।
जाएगा, तो उसमें खिचपड़ी बहुत होती है। इसमें बहुत सीधा साधा सा तरीका है कि आपने एक जगह पे चीज़ों को फर्मेंटेट कर दिया, चीज़ों को सड़ा दिया, गला दिया, उसमें से जो बायो प्रोडक्ट निकला उसका यूज़ आपने बायोफ्यूल बनाने के लिए कर लिया। लिक्विड फॉर्म में भी कर सकते हैं, बायोगैस फॉर्म में भी कर सकते हैं। जैसे एक क्लासिक एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल का, तो क्या होगा, गोबर गैस प्लांट। गोबर गैस प्लांट में आप गोबर यूज करते हो, दैट इज नॉन एडिबल इन नेचर। एडिबल तो होता नहीं, एडिबल होता तो फर्स्ट जनरेशन में आता। तो नॉन एडिबल ऑर्गेनिक वेस्ट यानी कि काउ मैन्यूर वगैरह का आप यूज करते हो, उसको सड़ाते हो, ये सब करते हो, फिर उसमें से कौन सी गैस निकलती है आपको पता है, ये बुटेन निकलेगी, मीथेन निकलेगी, उसको आप पाइप के थ्रू लेके आते हो और कुकिंग फ्यूल वगैरह में यूज करते हो। तो गोबर गैस प्लांट बेसिकली सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल का क्लासिक एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, अब एडवांटेज समझ आ गई इसकी फर्स्ट जनरेशन। सेकंड जनरेशन क्या है कि फ्यूड वर्सेस फ्यूल कन्फ्लिक्ट, जो बताया था कि जो फ्यूड सोर्सेस ह्यूमन कंजप्शन के लिए थी उनका डाइवर्जन अब किस में हो रहा था, फ्यूल बनाने में हो रहा था। तो ये ड्रेन क्रिएट करता है, ये इसकी डिसएडवांटेज है। दूसरा हाई लैंड यूज, हाई फ्रेश वाटर यूज। अगर आप डिसाइड कर लो कि मैं सोयाबीन की खेती, शुगर केन की खेती या मेज की खेती बड़े पैमाने पे लार्ज स्केल पे इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे उसके बायोफ्यूल बनाने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत बड़ी जगह घेरेगा ये। आपको पता है एग्रीकल्चर लैंड बहुत लिमिटेड है, उसमें या तो खाने पीने की चीज़ें उगा लीजिए या तेल बनाने की चीज़ें उगा लीजिए, फ्यूल बनाने की चीज़ें उगा लीजिए। तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं, लैंड यूज। और ऑब्वियस सी बात है जब भी ऐसा कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आप करते हैं तो उसमें वाटर सप्लाई आपको देनी पड़ती है। आपको पता है जैसे पैडी फील्ड्स हो गई, राइस कल्टिवेशन यहाँ पे होता है, या फिर शुगर केन होता है, इसमें स्टैंडिंग वाटर आपको चाहिए होता है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको देखने आ रही हैं कि फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल में आ रही हैं। तो यानी कि वाटर भी हमारे पास लिमिटेड है, लैंड भी हमारे पास लिमिटेड है, तो हम इन दोनों चीज़ों का यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। सेकंड जनरेशन पे स्विच करते हैं, वुड हो गया। अब वुड आपको पता है बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। अब आप कह दो कि यार फ्यूल बनाने के लिए हम पेड़ों को काटना शुरू कर दें, हमें वुड चाहिए। आपको ऑलरेडी पता है वुड का सबसे बड़ा यूज़ कहाँ होता है, रेलवे सेक्टर में होता है, पटरियाँ वटरियाँ बनाने के लिए। अब तो खैर सीमेंट वाली बनने लगी हैं, या जो आपके रेलवे वो होते हैं वो उसमें भी लकड़ियों का बेंचेस बनाने के लिए, सीट बनाने के लिए, घरों में फर्नीचर बनाने के लिए। जब तक शादियां होंगी फर्नीचर बनेगा, डाउरी के लिए फर्नीचर बनेगा तो वुड चाहिए। पेपर बनता है तो आपको उसके लिए लकड़ी पल्प वगैरह में चाहिए। मतलब और स्पेशली तो हिमालयन स्टेट्स होती हैं या माउंटेनियस जगह होती हैं, तो वहाँ पर आप सीमेंट या कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हो, तो वहाँ पर भी आपको वुडन स्ट्रक्चर के लिए वुड चाहिए होता है। तो ऑलरेडी इतना ड्रेन है वुड सोर्सेज पे, ऑलरेडी डिफॉरेस्टेशन की सिचुएशन है, तो आप वुड का यूज़ करिए फ्यूल बनाने के लिए, ये भी एक तरह से बहुत खतरनाक चीज़ है। एग्रीकल्चर रेड्यूस, दैट इज़ फाइन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा साइड में, पंजाब साइड में आपको पता है प्रॉब्लम क्या होती है कि ये लोग जब कल्टीवेशन मतलब इनका हो जाता है तो जो फसल का बचा हुआ है क्रॉप रेसिड्यू है उसको जलाते हो, जिसकी वजह से अक्टूबर वगैरह के आसपास यहाँ पूरे दिल्ली में थोड़ा सा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन वगैरह हो जाता है, स्मॉग वगैरह बन जाता है। तो अगर उन रेसिड्यूज को आप ज़्यादा अच्छा प्रोसेस करके बायोफ्यूल बना दो, जैसे भी रिसेंटली कुछ महीने पहले केजरीवाल का स्टेटमेंट आया था कि वो कुछ आईआईटीज के कांटेक्ट में है जहां पर उन्होंने कुछ ऐसे सॉल्यूशन डेवलप किए हैं जिनको आप स्प्रिंकल कर देते हो, अगर इस तरह के क्या बोलते हैं क्रॉप मतलब जो क्रॉप वेस्ट होता है उस पर, क्रॉप रेसिड्यूज पे, तो वो बायोफ्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उससे उसको बर्न करना नहीं पड़ेगा, जलाना नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक अच्छा सोल्यूशन है। ऑर्गेनिक वेस्ट तो होता ही रहेगा, ये तो अबंडेंट सप्लाई है, रिन्यूएबल फॉर्म है। सेकंड जनरेशन ओके है, लेकिन फिर इसके एडवांटेजेस क्या है, वैल्यूराइजेशन ऑफ द वेस्ट स्ट्रीम, यानी एक तरह से जो सड़ी गली चीजें थी जो पॉल्यूशन बना सकती थी, कचरा बना सकती थी, उनका यूज क्या करो फ्यूल बनाने में, तो चैनलाइजेशन करो, ये एक अच्छी चीज है। इट बाईपासेस द फूड और फ्यूल कन्फ्लिक्ट जो फर्स्ट जनरेशन में था, ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करता है। डिसएडवांटेज क्या है कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ द बायोमास। अब देखो हमने वुड को पहले ही हटा दिया, और ऑर्गेनिक वेस्ट भी एक लिमिट में ही तो क्रिएट होगा, एग्रीकल्चरल रेसिड्यू भी वहीं पे क्रिएट होंगे जहाँ पे खेती होती है। अब कुछ ऐसे कंट्रीज भी हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा फार्मिंग एग्रीकल्चर वगैरह नहीं होता है, तो वहाँ पर ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। थर्ड जनरेशन में आपको पता ही है एल्गाई वगैरह का हम यूज कर रहे थे, CO2 एंड लाइट एनर्जी का, तो डायरेक्ट कैप्चर ऑफ CO2 हो रहा है, अच्छी चीज है। और एटमॉस्फेयर से आपके भाई एल्गाई की अगर आप खेती करोगे फ्यूल बनाने के लिए, तो एल्गाई जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड पे ब्रीड करता है, ऑक्सीजन जनरेट करता है, तो अच्छी चीज है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आ रहा है आपके और CO2 जा रहा है, तो एडवांटेज में आएगा। इसके लिए कोई लैंड यूज नहीं चाहिए, कोई रेड्यूस फ्रेश वाटर यूज नहीं है, और ये भी फ्यूल वर्सेस फ्यूल कन्फ्लिक्ट को सरपास कर लेता है। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, हायर डाउन स्ट्रीम कॉस्ट, इसको प्रोसेस करने में जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन वगैरह चाहिए, जो भी मतलब इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह हैं, ये हर जगह आएंगे, ठीक है। तो ये इसका एक डिमेरिट है, लेकिन बहुत बड़ा डिमेरिट नहीं है। तो कंपैरेटिवली तीनों जनरेशन में थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल सबसे अच्छे माने जाएंगे, ठीक है। फोर्थ जनरेशन में आते हैं, इसमें क्या है, डाइवर्स, बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को माना जाता है। मतलब हम स्पेसिफिकली बायोफ्यूल बनाने के लिए कुछ ऐसी चीजों का यूज करें जिनको हमको जेनेटिकली मॉडिफाइड करके उनकी खेती या कल्टीवेशन करना पड़े, ठीक है। हायर यील्ड्स, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ड्यू टू जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऑफन इंक्लूड्स अ डायरेक्ट यूज ऑफ CO2 एंड द सिंगैस। तो सब एडवांटेज ही दिख रहा है आपको। डिसएडवांटेज में क्या आता है, हायर रेगुलेशन ड्यू टू द सेफ्टी इश्यूज। देखिए जब भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की बात आएगी तब इंटरनेशनल बॉडीज वगैरह सीन में आ जाती हैं। मतलब वो कहते हैं कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म करे उसका मिसयूज तो नहीं होगा, उसके मतलब कोई कैस्केडिंग इफेक्ट तो नहीं होंगे। तो जहाँ पे आपको पता ही है ना, जैसे कि एक वर्ड बार बार चल रहा था एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन 2.0, तो उसमें हो रहा था कि फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर जैसे ब्रिंजल हो गया, कॉटन हो गया वगैरह हो गया, उनको पेस्ट रेजिस्टेंट
बनाने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वगैरह डालेंगे, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स वगैरह का कॉन्सेप्ट आएगा, तो वहाँ उसको जल्दी एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिलता है। वो इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि इसके पोटेंशियल हेल्थ इंपैक्ट हो सकते हैं ह्यूमंस पर। तो वही चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं कि जब भी कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की बातें होंगी तो वहाँ पे पॉसिबल हेल्थ इंपैक्ट, पॉसिबल एनवायरमेंटल इंपैक्ट हमको नहीं पता है ना, देयर आर लॉट ऑफ पोटेंशियल पॉसिबिलिटीज़। तो ये थोड़ा सा भी मामला रिस्की है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है। तो कंपेरेटिवली अगर सेफ जोन में चलें तो थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल कंपेरेटिवली अभी तक जितना एनालिसिस है उस हिसाब से सबसे सेफ माने जाएंगे। नो, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल वही सब चीज़ें हैं कि कॉमन फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। अब आपको ये एग्जांपल बस याद रखना है क्योंकि डायरेक्टली ऑप्शन में आपको मिल सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन आपको पता है एडिबल फूड ग्रेन वगैरह से बनाए जाते हैं। एग्जांपल क्या है इसके, बायो अल्कोहल, बायोडीजल, वेजिटेबल ऑयल, बायो ईथर्स एंड बायोगैस। सब फर्स्ट जनरेशन, बायोगैस पता है ना, गोबर गैस वाला, वही सब चीज़ें इसमें। तो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल में यही सब चीज़ें आती हैं। ज़्यादा डिटेलिंग आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बहुत ज़्यादा इसमें जाने का मतलब नहीं है। सेकंड जनरेशन प्रोड्यूस फ्रॉम द नॉन फूड क्रॉप्स और द पोर्शन ऑफ द फूड क्रॉप दैट आर नॉट एडिबल इन नेचर। ठीक है, एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, सेल्यूलोज, इथेनॉल एंड द बायोडीजल, बस ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल में जाएंगे तो इसमें बुटनाल आपको मिल जाता है, वही अलगाई का यूज़ करके जो बनाते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये एग्जाम में प्री में पूछ चुका है यूपीएससी एक बार। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल में बेसिक मतलब क्या होता है इनपुट, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें अलगाई आता है आपका। दे कैन बी ग्रोन यूजिंग द लैंड एंड द वाटर अनसुटेबल फॉर फूड प्रोडक्शन बिफोर देयरफॉर रिड्यूसिंग द स्ट्रेन ऑन द ऑलरेडी डिप्लेटेड वाटर सोर्सेज। वही सब चीज़ें जो आपको बताई हैं। Then comes the biofuels can be generally categorized as on the basis of the प्रोसेस के बेसिस पे देखें अगर तो दे दोज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ द बायोमास इनटू अल्कोहल्स। एक होता है फर्मेंटेशन, आपको पता ही है, सड़ाना गलाना, दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो बायोमास का फर्मेंटेशन करेंगे और उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे। फिर एक होता है ऑयल सेपरेटेड फ्रॉम द बायोमास एंड रिएक्टेड टू फॉर्म द फैटी एसिड मिथाइल ईस्टर्स, यानी बेसिकली फेम्स का फॉर्मेशन करना, फैटी एसिड मिथाइल ईस्टर का फॉर्मेशन करना। फिर होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, आपको पता है, सैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। तो यहाँ पे बात करें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट मे बी प्रोड्यूस फ्रॉम द बायोजेनिक गैस सच एज मीथेन एंड सिंथेसाइज्ड टू form a renewable hydrocarbon fuel in the naphtha. Then oil separated from the biomass and hydrogenated to produce the hydrocarbons. बस आपको मोटा मोटा इतना याद रखना है कि प्रोसेस के बेसिस पे बायोफ्यूल्स का कैटेगराइजेशन 4 वे में किया गया है। एक होता है जिनका फर्मेंटेशन करते हैं अल्कोहल में, दूसरे होते हैं ऑयल जिनको बायोमास से सेपरेट कर लेते हैं, तीसरा होता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और चौथा होता है कि जिसमें आप बायोमास को हाइड्रोजिनेट करके हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। बस मोटे मोटे 4 क्लासिफिकेशन है इसके। फिर इसमें कुछ सेपरेशन लेके कुछ बायोफ्यूल्स के एग्जांपल लिए हैं, जैसे इथेनॉल है, ये आपका एक बायोफ्यूल में आएगा। इथेनॉल के एक बारे में खास बात क्या है, किंग ऑफ क्या बोलते हैं इसको, जैसे किंग ऑफ केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं, वैसे आपका जो इथेनॉल होता है, अच्छा जो आप अल्कोहल पीते हैं वो बेसिकली मिथेनॉल होती है कि इथेनॉल होती है। मिथेनॉल मतलब CH3OH हो गया और इथेनॉल हो गया आपकी CH3CH2 यानी C25OH हो गया। तो जो अल्कोहल जो पीने वाली होती है उसमें मेजर प्रोपोर्शन आपका इथेनॉल का रहता है। अगर वो मिथेनॉल आप कंज्यूम करें तो वो पॉइजनस अल्कोहल में आती है। ठीक है, तो मिथेनॉल आपको नहीं पीनी है, इथेनॉल आप पी सकते हो। तो इथेनॉल इज ऑल्सो अ बायोफ्यूल। It is a renewable fuel that can be made from the various plant materials collectively known as the biomass. Molasses और the दो वर्ड आते हैं ना, मोलासेस एंड द बायोगैस, ये आपने बेसिक साइंस में पढ़ा होगा, ये वर्ड आते हैं। ये जब शुगर के जूस को एक्सट्रैक्ट करके शुगर वगैरह बनाते हैं तब ये सोल्यूशन क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो इससे भी आप बायोफ्यूल जनरेशन कर सकते हैं इथेनॉल वगैरह की प्रोसेस से। Ethanol is an alcohol used as a blending agent with gasoline to increase the octane and cut down the carbon monoxide and other smoke causing emissions. मतलब इथेनॉल बेसिकली आपका बायोफ्यूल में आकर इंपॉर्टेंट आपको ये पता रखना है, इसको एक ब्लेंडिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जा सकता है, यानी एग्जिस्टिंग फ्यूल के साथ एक प्रोपोर्शन में मिला के इसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वही एक चीज़ है कि इथेनॉल भी एक लिमिटेड प्रोपोर्शन में अवेलेबल होता है। जहाँ पे शुगर प्लांट्स वगैरह है, मतलब शुगर के इनको प्रोसेस करके आप शुगर बना रहे हो और मोलासेस बगासेस बन रहे हैं, उन्हीं चीज़ों से आप इथेनॉल बना सकते हो और उसी इथेनॉल का यूज़ आप ब्लेंडिंग एजेंट में कर सकते हो, यानी लिमिटेड सप्लाई आपके पास रहेगी। तो इसके डिमेरिट है थोड़े बहुत। ठीक है, फिर बायोइथेनॉल आता है, ये कहाँ से ड्राइव होता है, फ्रॉम द कॉर्न एंड शुगर केन यूजिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस। बस आपको इतना पता रखना है। ठीक है, और कुछ नहीं आपको जानना है इसमें। इसके अलावा बायोडीजल, बायोडीजल कहाँ से ड्राइव होता है, इसमें डीजल वर्ड आ गया है। इट इज डिराइव फ्रॉम द वेजिटेबल ऑयल्स लाइक द सोयाबीन ऑयल और द पाम ऑयल, वेजिटेबल वेस्ट ऑयल एंड द एनिमल फैट्स। अब इसमें एनिमल फैट तो ठीक है, वेजिटेबल वेस्ट भी ठीक है, वेजिटेबल वेस्ट ऑयल, लेकिन इसमें जो सोयाबीन ऑयल है ये बहुत बड़ा ड्रेन है। अगर आप बायोडीजल बनाने के लिए सोयाबीन ऑयल का यूज़ कर रहे हैं तो कुकिंग के लिए क्या यूज़ करेंगे, वही है ना, फूड वर्सेस फ्यूल कन्फ्लिक्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फिर आपकी बायोगैस, ये सबसे बढ़िया होता है बायोफ्यूल। बायोगैस इसलिए अच्छा है कि ये डायरेक्टली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक वेस्ट का यूज़ करता है, गोबर गैस टाइप की चीज़ों का यूज़ करता है। बायोगैस का मतलब ये होता है मीथेन, बुटेन, प्रोपेन, बुटेन, एवरीथिंग लाइक दैट। ठीक है,
तो ये क्या करता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एनएरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर लाइक सीवेज फ्रॉम एनिमल्स एंड द ह्यूमंस। जैसे चाहे वो आपका ह्यूमन एक्सक्रीटा हो गया या एनिमल एक्सक्रीटा हो गया, किसी भी चीज का जिसमें नाइट्रोजन की कंपोनेंट बहुत ज्यादा हो, उसे आप ऑर्गेनिक वेस्ट में रिगार्ड कर सकते हैं। और जब इसका एनोरोबिक रेस्पिरेशन हो, जैसे आपको होता है रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, एरोबिक मतलब होता है इन द एबेडेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जब वहाँ बैक्टीरियल एक्टिविटी वगैरह हो तो उसको एरोबिक में गिनोगे। और एनओरोबिक यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि जब आप इस ऑर्गेनिक वेस्ट को सड़ा रहे हो तो उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई आप थोड़ी कम रखोगे, ठीक है, टू गेट अ सिलेक्टिव अमाउंट ऑफ जो जो चीज़ आपको चाहिए, मीथेन चाहिए कि क्या चाहिए, वैसे टेक्निकली इसमें मीथेन ज़्यादा निकलती है, लिखा भी है बायोगैस मेनली कंप्राइजेज ऑफ द मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ चक्कर क्या है कि जो मीथेन है वो हाईली फ्लेमेबल होती है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इनफ्लेमेबल होती है। आपको पता ही ऑक्सीजन फ्लेमेबल है, फ्लेमेबल डायरेक्टली नहीं जलती है, हाइड्रोजन फ्लेमेबल है, वो तो आग पकड़ लेगी। ऑक्सीजन क्या होती है, इट लाइक फैसिलिटेट्स द बर्निंग, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जस्ट अपोजिट होती है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिच एरिया है तो वहां पे आग नहीं जलेगी। तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही जो है ये मिलकर बायोगैस बना रही हैं। तो टेक्निकली जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये मीथेन पे थोड़ा सा एक रेगुलेशन लगाती है कि धमाका ना हो जाए कहीं, दैट काइंड ऑफ द थिंग। इट आल्सो कंटेन्स द स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द सिलोक्सेन। तो आप देखेंगे इसमें थोड़ी विषैली गैसें आपको मिल रही हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन भी हालांकि ग्रीन हाउस गैस में ही आती है, लेकिन स्टिल जला देते तो ठीक है, दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो ये बायोगैस में सब आएंगी। इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर हीटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर ऑटोमोबाइल्स। बस यही आपको याद रखना है। फिर होता है बायोबिटेनॉल, बस है कुछ नहीं, ये सब नाम याद रखिए, सब बायोफ्यूल में आते हैं। बायोबिटेनॉल इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ द स्टार्च, जो स्टार्च होता है उसका फर्मेंटेशन करके सड़ा गला के इसको बनाते हैं। बायोहाइड्रोजन क्या होता है, इट कैन बी यूज्ड प्रोड्यूस्ड यूजिंग अ नंबर ऑफ द प्रोसेस सच एज द पायरोलिसिस, गैसिफिकेशन और द बायोलॉजिकल फर्मेंटेशन। इन तीन चीजों से आप बायोहाइड्रोजन बना सकते हो। जब बायोहाइड्रोजन की बात आती है तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन को याद रखिएगा, जो मैंने आज आपको बताया था अभी कि ग्रीन हाइड्रोजन आज ही गवर्नमेंट का एक पीआईबी रिलीज आई है कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रीन हाइड्रोजन को यूज किया जाए, ठीक है, बजाय की जो ट्रेडिशनल चीज हम यूज कर रहे थे। देन द रिन्यूएबल हाइड्रोकार्बन सच एज द गैसोलीन, डीजल एंड द जेट फ्यूल्स, दे कंटेन अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ द हाइड्रोकार्बन, जो भी है। तो दीज आर द रिन्यूएबल हाइड्रोकार्बन्स। फिर उसके बाद आते हैं कि बायोफ्यूल कन्वर्जन प्रोसेसेस क्या होती हैं। जैसे हम लोग बार बार एग्जांपल पढ़ते थे, इसमें आप देखोगे कहीं पे फर्मेंटेशन वर्ड यूज हुआ है, बायोबिटेनॉल में फर्मेंटेशन ऑफ द स्टार्च हुआ है, ठीक है, बायोहाइड्रोजन में पायरोलिसिस आपको मिल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ें होती क्या है, चाहे पायरोलिसिस हो, चाहे फर्मेंटेशन हो, चाहे कुछ भी हो, ये बेसिकली कुछ ऐसी बायोकेमिकल प्रोसेस होती हैं जिसका यूज आप ऑर्गेनिक वेस्ट के डिकम्पोजिशन में करते हैं, ठीक है। किसी में ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा, किसी में कुछ हम एक्स्ट्रा कैटलिस्ट डाल देंगे, वही सब चीज़ें होती हैं। तो वही सब चीज़ बताई गई कि बायोफ्यूल कन्वर्जन प्रोसेसेस कौन कौन सी होती हैं। तो वही चीज है कि इसमें डीकंस्ट्रक्शन होता है। डीकंस्ट्रक्शन मतलब काइंड ऑफ अ डिकम्पोजिशन। प्रोड्यूसिंग द एडवांस बायोफ्यूल्स typically involves a multi-step process. First, the tough rigid structure of the plant cell wall, which includes the biological molecules called the cellulose and this everything like that, should be broken down. यानी deconstruction करना, जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट पड़ा है, एकदम से तो तेल नहीं बन जाएगा ना, पर उसको तोड़ना पड़ेगा, यानी मैकेनिकल ग्राइंडिंग करना होगा, कुछ करना होगा। तो सबसे पहला तरीका वही होता है डीकंस्ट्रक्शन का, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें आपकी सेल वॉल होती है जो कि बेसिकली सेल्यूलोज से बनी होती है। तो ये जो सेल्यूलोज है थोड़ा टफ मटेरियल होता है, डाइजेस्ट करना इसको मुश्किल होता है, इसीलिए जो वेजिटेशन आप डायरेक्टली कंज्यूम करें तो उसको पचाना मुश्किल है थोड़ा, वही पका वका खाइए क्योंकि सेल वॉल थोड़ी डाइल्यूट हो जाएगी, दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो इसको ब्रोक डाउन करना होता है सेल्यूलोज वगैरह को, तो उस प्रोसेस को डीकंस्ट्रक्शन कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इस प्रोसेस में तीन चीजें यूज होती हैं, वन इज द पायरोलिसिस, वन इज द गैसिफिकेशन एंड वन इज द हाइड्रोथर्मल लिक्विफिकेशन। पायरोलिसिस में क्या होता है, वही है कि प्रोसेस के बारे में जान लीजिए। बायोमास इज हीटेड रैपिडली एट वेरी एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर्स, यानी जब आप किसी बायोमास को 500 से 700 डिग्री पे जला रहे हो उसको, ठीक है, उसको रैपिडली हीट कर रहे हो, तो उस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, पायरोलिसिस कहोगे। इन अ ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट, दूसरा एक वर्ड आएगा इसमें कि यहाँ पे ऑक्सीजन डेफिशिएंट रहेगा। ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट ना, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब आप किसी चीज को बहुत हाई इंटेंसिटी फ्लेम पे या हाई इंटेंस फ्लेम पे हाई टेम्परेचर पे जलाते हैं 500 से 700 डिग्री के बीच में, तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को आप क्या कहते हो, पायरोलिसिस कहते हो। इसमें क्या होता है, जो बायोमास है इट ब्रेक्स इनटू द पायरोलिसिस वेपर गैस एंड द चार। वंस द चार इज रिमूव, चार मतलब वही कचरा सा टाइप का, कोयला टाइप का जो होता है, द वेपर्स आर कूल्ड एंड कंडेंस्ड इनटू द लिक्विड बायोक्रूड। यानी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि तीन प्रोसेस कौन सी है, तो पायरोलिसिस, गैसिफिकेशन और द हाइड्रोथर्मल लिक्विफिकेशन, ये तीन प्रोसेस यूज होती हैं बायोफ्यूल कन्वर्जन में। पायरोलिसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में एक्सेसिव हीटिंग आप करते हो, एक सिंपल एज दैट। फिर गैसिफिकेशन क्या होता है, इट इज ऑल्सो अ सिमिलर प्रोसेस, हाउएवर द बायोमास इज एक्सपोज टू अ हायर टेम्परेचर रेंज मोर देन 700 डिग्री। वहां पे पायरोलिसिस में टेम्परेचर रेंज क्या था, 500 से 700 डिग्री। गैसिफिकेशन में क्या हो रहा है, टेम्परेचर रेंज 700 डिग्री से ज्यादा जा रही है विद सम ऑक्सीजन प्रेजेंट टू प्रोड्यूस सिंथेसिस गैस। यहाँ पे क्या थोड़ा सा ऑक्सीजन हम देते हैं ताकि एक सिंथेसिस गैस, जिसे आप सिन गैस भी कहते हो, विच इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, यानी CO+H2, ठीक है। वाटर गैस क्या होती है,
एक बार चेक कीजिए वाटर गैस का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एनीवे जो सिन गैस होती है इट इज CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, ठीक है। तो ये सिंथेसिस गैस प्रोड्यूस करने के लिए हमें ऑक्सीजन की थोड़ी सी सप्लाई चाहिए होती है। तो पैरालिसिस और गैसिफिकेशन में बेसिक डिफरेंस ये है कि पैरालिसिस में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, 500 से 700 डिग्री पे आप किसी बायोमास को जलाते हो, ठीक है। गैसिफिकेशन में क्या हो रहा है कि टेम्परेचर यहाँ और बढ़ा दिया जाएगा, 700 डिग्री से ऊपर कर दिया जाएगा और ऑक्सीजन को थोड़े से एक अमाउंट में दे दिया जाएगा ताकि एक सिन गैस प्रोड्यूस हो जाए, सिंथेसिस गैस प्रोड्यूस हो जाए। When working with the wet feedstocks like the algae, hydrothermal liquefaction is the preferred thermal process. तीसरी प्रोसेस कौन सी थी आपकी? थर्मल प्रोसेस यूजिंग द हाइड्रोथर्मल लिक्विफिकेशन, और ये थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल में यूज होती है जैसे एल्गाई वगैरह में। तो इसमें क्या होता है, वाटर का यूज हो रहा है। दिस प्रोसेस यूजेस वाटर अंडर मॉडरेट टेम्परेचर 200 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एलिवेटेड प्रेशर टू यूज कन्वर्ट द बायोमास इनटू अ लिक्विड बायोक्रूड। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे एक बार नजर मारेंगे तीन प्रोसेस पे, जैसे एक थी आपकी पायरोलिसिस, एक थी आपकी गैसिफिकेशन, ठीक है, और तीसरी आपकी आ जाती है हाइड्रो, व्हाट वाज द एग्जैक्ट नेम फॉर द हाइड्रोथर्मल लिक्विफैक्शन, हाइड्रोथर्मल लिक्विफैक्शन। अब थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा इस पे नजर मारने की कोशिश कीजिए कि प्रेजेंस या एब्सेंस, यानी कि अगर मैं कहूं यहाँ पे, इसे छोड़ दीजिए आप, पहले यहाँ टेम्परेचर रखिए। तो अगर हम कहें यहाँ पे टेम्परेचर, तो पायरोलिसिस के केस में टेम्परेचर कितना होगा आपका 500 टू 700 डिग्री सेंटीग्रेड, गैसिफिकेशन में मोर देन 700 डिग्री सेंटीग्रेड, और हाइड्रोथर्मल लिक्विफिकेशन में, इसमें हाइड्रो यानी पानी भी आ रहा है और थर्मल मतलब हीट भी आ रही है, ठीक है। तो इसमें आपका मॉडरेट टेम्परेचर होता है समवेयर अराउंड 350 डिग्री सेंटीग्रेड। पहली चीज, पायरोलिसिस में ऑक्सीजन आपका नहीं होगा, गैसिफिकेशन में ट्रेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन शुड बी देयर, और हाइड्रोथर्मल में क्या होगा, हाइड्रो मतलब होता है पानी, तो इसमें आपका वाटर आपका यूज होगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सिन गैस कहाँ पे जनरेट होती है, तो गैसिफिकेशन, गैसिफिकेशन मतलब गैसिफिकेशन मतलब गैस का प्रेजेंस होना, तो ऑक्सीजन इसीलिए डालते हैं ताकि ये सिन गैस जनरेट हो। सिन गैस मतलब सिंथेसिस गैस, और ये सिंथेसिस गैस क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, CO प्लस H2। अब आपका काम यही मैंने दिया था कि वाटर गैस देख लेना क्या होती है। फिर क्या था यहाँ पे 200 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की प्रेजेंस में जब आप कन्वर्ट करते हो तो ये आपका हाइड्रोथर्मल लिक्विफैक्शन होता है। तो ये तीन मेजर प्रोसेस यूज होती हैं बायोफ्यूल्स के केस में। फिर एक और आता है लो टेम्परेचर डिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। डिकंस्ट्रक्शन के टाइप चल रहा है, लो टेम्परेचर मतलब कम टेम्परेचर पे रखना। इट मेक्स यूज ऑफ सम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड द एंजाइम्स और केमिकल्स टू ब्रेक डाउन द फीडस्टॉक्स इनटू द इंटरमीडिएट्स। एक वर्ड केमिस्ट्री में आप बार बार पढ़ते हैं, बायोलॉजी में पढ़ते हैं, कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट का मतलब होता है कोई अगर केमिकल प्रोसेस हो रही है तो उसकी रेट या उसकी इंटेंसिटी को कोई चीज बढ़ा दे, ठीक है, उसको आप कैटलिस्ट कहते हो। तो यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह क्या हम प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ एंजाइम्स का, बायो एंजाइम्स वगैरह का यूज करें, कुछ केमिकल्स का यूज करें जिससे बहुत तेजी से ये बायो डिकम्पोजिशन हो सके। फर्स्ट द बायोमास अंडरगोज अ प्री ट्रीटमेंट स्टेप दैट ओपन्स अप द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, यानी जो फिजिकल बैरियर्स हैं सेल्यूलोज के, सेल वॉल वगैरह, इनको टूट जाए, डिकंस्ट्रक्शन हो जाए। एंड द एल्गाई सेल वॉल्स मेकिंग शुगर पॉलीमर्स लाइक द सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज मोर एक्सेसिबल। फिर उसके बाद उसका हम एंजाइमिक जो होता है डिकम्पोजिशन वो कर देते हैं। फिर डिकंस्ट्रक्शन के बाद में जो सेकंड प्रोसेस आती है उसको आप अपग्रेडिंग बोलते हो, ठीक है। इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछेंगे, ज्यादातर क्वेश्चन जो है जो बायोलॉजिकल प्रोसेस जो तीन बताई मैंने आपकी, पायरोलिसिस वगैरह, बस उसी का आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे गए हैं, ठीक है। अपग्रेडिंग में क्या होता है कि डिकंस्ट्रक्शन के बाद होती है, इसमें इंटरमीडिएट्स लाइक द क्रूड बायो ऑयल्स, सिन गैस, शुगर्स एंड द अदर केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स मस्ट बी अपग्रेडेड टू प्रोड्यूस द फिनिश्ड प्रोडक्ट, मतलब उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है। इट कैन इन्वॉल्व बोथ द बायोलॉजिकल और द केमिकल प्रोसेसेस। फिर वही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक द बैक्टीरिया, यीस्ट एंड द साइनोबैक्टीरिया कैन फर्मेंट शुगर और गैसेस इंटरमीडिएट्स एंड ऑल। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोसेसिंग पार्ट। अब आ जाते हैं इसके सिग्निफिकेंस पे, ठीक है। और सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द बायोफ्यूल प्रोडक्शन इज नीडेड टू गेट इन ट्रैक विद द नेट जीरो एमिशंस बाय 2050। आपको पता है मोदी जी अभी कॉप समिट में जब गए थे लास्ट ईयर तो उन्होंने पंचामृत वगैरह की बातें की थी। उन्होंने 5 ऐसे मतलब मॉडल्स बताए थे जिसके थ्रू हम जीरो कार्बन एमिशन टारगेट उन्होंने दिए थे कि भैया 2047 तक हम इतना अपना एनर्जी कंजप्शन कम कर देंगे, या इतने तक हम जीरो कार्बन फ्री एमिटिंग कंट्री बन जाएंगे। मतलब हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं क्रिएट करेंगे जिसकी वजह से कार्बन फुटप्रिंट जनरेट होते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये पंचामृत गोल्स के अलाइंड है
ये जो सिग्निफिकेंस ऑफ बायोफ्यूल में आता है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें लिखी हैं, लिखा नहीं भाई 2030 एक टारगेट था, 2047 था, 2070 भी था, तो 95 तक देख लीजिएगा, साइंस टेक में नहीं आता इसलिए मैंने नहीं लिया उसको। व्हाट आर द एडवांटेजेस, बायोफ्यूल के एडवांटेज क्या होते हैं? ईज अवेलेबिलिटी, आसानी से ही अवेलेबल रहते हैं, कहीं भी मिल जाते हैं, गोबर थोड़ी कपड़ा मिल जाएगा अगर आप गाँव देहात में चलेंगे। शहरों में भी आपको सॉलिड वेस्ट तो मिल ही जाएगा, कचरा सब कुछ होता है, वेजिटेबल वेस्ट वगैरह होता है किचनों में, सब उठा के लोग ऐसे फेंक देते, जाके उसकी डंपिंग कर देते हैं, उससे अच्छा उसको ऑर्गेनिक मैन्योर को सड़ा दो, उससे आप बायोफ्यूल बना लो, ठीक है। इजी टू सोर्स, गैसोलीन इज रिफाइंड फ्रॉम द सोर्स, मतलब इसकी जो प्रोसेस होती है इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं, इजी टू सोर्स, मतलब कैरी करना भी आसान है इसको। एनवायरमेंटली सस्टेनेबल, क्योंकि कोई भी ऐसी हार्मफुल गैस नहीं निकल रही, जो निकल रही है उनका यूज हम बर्निंग के लिए यूज करें, जैसे मीथेन है, नो डाउट इट इज अ ग्रीन हाउस गैस, लेकिन उसको हम बर्निंग के लिए यूज करना है, जला रहे हैं उसको, वैसे डिकम्पोज हो जाएगा, उसको एटमॉस्फेयर में तो छोड़ नहीं रहा है। एफिशिएंसी एज कंपेयर टू द अदर कन्वेंशनल मॉडल, इनकी एफिशिएंसी भी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं ये, अदर दैन द डाइवर्सिटी इन द सोर्स मटेरियल, आप देखेंगे इसके सोर्स मटेरियल जो सोर्सेज हैं उसमें डाइवर्सिटी बहुत है, कहीं पे आपको एडिबल मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे वुड चारकोल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, नॉन एडिबल यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे आप अलगाई यूज़ कर रहे हैं और जेमो भी यूज़ कर रहे हैं, तो वैरायटी बहुत ज़्यादा है, मतलब आपकी डिपेंडेंसी एक पर्टिकुलर सोर्स पे नहीं है, तो यहाँ पे मल्टी डाइवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ सोर्सेज, यानी एक सोर्स खत्म हो गया तो दूसरा सोर्स आपको मिल जाएगा, इसीलिए हाईली क्या बोल सकते हैं मल्टी डायमेंशनल है। और एनर्जी सिक्योरिटी से भी करता है, यानी इट रिड्यूसेस योर एनर्जी डिपेंडेंसी ऑन द मिडिल ईस्ट कंट्रीज एंड द अदर ऑयल सप्लायर्स। अब हमें किसी के आगे, वियतनाम के आगे या फिर फॉर एग्जांपल ओपेक के आगे, जीसीसी के आगे से कटोरा लिखने की जरूरत नहीं कि हमको तेल दे दो, हम तुम्हारे मतलब ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर तुम्हारा समर्थन करेंगे, दैट काइंड ऑफ द थिंग, हमें सोवरेंटी हमारी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। तो बेसिकली इंडिया का जो एनर्जी सिक्योरिटी का सेक्शन होता है, ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी को आप इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह में पढ़ते हैं, एक्सटर्नल फॉरेन पॉलिसी में भी पढ़ते हैं, तो ये एनर्जी सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी थोड़ा टारगेट करते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट इट। ड्यूरेबिलिटी ऑफ द व्हीकल इंजन की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाते हैं, इकोनॉमिक स्टिमुलेशन भी करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करते हैं। जब इतनी टेक्नोलॉजी होगी तो इंजीनियर्स को नौकरी मिलेगी, ठीक है। ये जो कैरी होता है सप्लाई वगैरह, इसके लिए भी आपको लेबर वगैरह लगेंगे, उसमें भी आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, कोई भी नई व्यवस्था बनती है, तो ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वगैरह क्रिएट होता है। दैट वाज ऑल अबाउट इट। डिसएडवांटेज क्या होते हैं इसके? हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपको पता है इतनी टेक्नोलॉजी, पायरोलिसिस हो रहा है, गैसिफिकेशन हो रहा है, लिक्विफेक्शन हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमेशा ज़्यादा रहेगा। अब एक होता है सीधे कोयला ला के जला दिया, लकड़ी पड़ी उठा के जला दी, एक होता है उसको प्रोसेस करके बायोमास में। अब बायो, अगर आपने किसी ने बायोगैस वगैरह का प्लांट देखा होगा तो उसमें भी अच्छे वाले कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ठीक है, दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, पूरा आपको सेटअप बनाना पड़ता है। इट लीड्स टू मोनोकल्चर ऑल्सो। मोनोकल्चर का एक चक्कर समझिएगा, जब आप क्रॉपिंग पढ़ते हैं ज्योग्राफी में तो वहाँ मोनोकल्चर पढ़ाया जाता है। मतलब एक होता है कि एक लिमिटेड जगह पे आप एक ही तरह की फसल को उगाएं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव की पूर्ति के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप तराई बेल्ट में चले जाएंगे यूपी साइड में तो आपको गन्ना बहुत मिलेगा, शुगर केन बेल्ट बनी हुई है पूरी, एक जगह पे चले जाएंगे वो कॉटन ही कॉटन मिलेगी, तो इसको बोलते हैं मोनोक्रॉपिंग। जहां पर सॉइल की फिजिबिलिटी को देखते हुए आप एक तरह का, या वेदर प्रेडिक्शन को देखते हुए, या वेदर वहाँ का कैसा है, वहाँ का सॉइल कैसा है, वहाँ पे मतलब आसपास की चीज़ें कैसी हैं, मतलब एग्रीकल्चरली फेवरेबल कौन कौन से कंपोनेंट, उसको ध्यान में रखकर आप एक तरह का जब क्रॉप उगाते हैं तो इसकी वजह से भी, बायोफ्यूल की वजह से क्या होगा, क्योंकि आपको क्या चाहिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको कॉर्न चाहिए, तो आप कॉर्न ही कॉर्न उगाना शुरू कर दोगे और कोई चीज़ ही नहीं उगाओगे, तो वही फ्यूल वर्सेस फ्यूल डिबेट शुरू हो जाती है। तो मोनोकल्चर को क्रिएट करता है, ये इसकी बड़ी डिसएडवांटेज है, ठीक है। इंक्रीज यूज ऑफ फर्टिलाइजर, जब भी आपको खेती करनी होती है ऐसी चीज़ की तो पहली चीज़ दिमाग में आती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे कर दें, तो आप उठा के एनपीके फर्टिलाइजर डालना शुरू कर दोगे, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड शुरू कर दोगे, तो उसका जो होता है लैंड प्रोडक्टिविटी या सॉइल प्रोडक्टिविटी पे भी इफेक्ट पड़ता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन में देखा गया था। और इसकी वजह से आपको फूड स्कैरसिटी को भी फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि जब आप मोनोक्रॉपिंग करोगे, पर्टिकुलर टाइप की फसल उगाओगे, तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन में भी कमी आएगी, क्योंकि लैंड तुम्हारे पास लिमिटेड है। साथ साथ में यहाँ पे डाइवर्जन भी हो रहा है, जो पहले आपको बताया था, ठीक है, कि आपको उगाना था किसके लिए, कंजप्शन के लिए, आप उठा के उसका फ्यूल बना रहे हो, तो फ्यूल पीने तो लोगोगे नहीं, खाने के लिए तो अलग चीज चाहिए, तो ये फूड स्कैरसिटी को भी क्रिएट कर सकता है। डाइवर्जन ऑफ द लैंड एंड द वाटर सोर्स, आपका जमीन लिमिटेड है, वाटर सोर्स से लिमिटेड है, तो पानी पी लो, ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज कर लो या एग्रीकल्चर में यूज कर लो। आपको पता है एग्रीकल्चर का एक सबसे बड़ा डिमेरिट क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर टेबल को फर्दर डिप्लीट करता है और वाटर का डाइवर्जन बहुत हैवी मात्रा में करता है। जैसे जूट कल्टिवेशन होता है, जूट कल्टिवेशन में बहुत हाई अमाउंट में अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर चाहिए होता है, तो ये सब चीजें होती हैं, इनको देख लीजिएगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन तो होता ही होता है, जब कार्बन फुट क्रिएट हो रहा है, भाई देखिए इतनी सब चीज़ें आप बना रहे हो, ठीक है, जैसे हमने देखा भी लिक्विफेक्शन हो रहा है, गैसिफिकेशन की प्रोसेस इन्वॉल्व हो रही है, सिन गैस निकल रही, वो निकली, कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन सब जनरेट हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा है वो कार्बन फुटप्रिंट भी जनरेट करेगा, ठीक है। हायर कॉस्ट इन द फ्यूचर, आगे चल के इसका
एक आप देखोगे कि इसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। कुछ ऐसे कंट्रीज होंगे जो मार्केट में मोनोपोली कर लेंगे कि हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, तो आप हमारी शर्तों पे हमारी टेक्नोलॉजी को परचेज करिए। कुछ वेदर रिलेटेड चैलेंजेस भी होते हैं। इट इज सुटेबल फॉर यूज इन द लो टेम्परेचर्स, इट इज मोर लाइकली टू अटैक द मॉइस्चर फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल विच क्रिएट्स द प्रॉब्लम इन द कोल्ड वेदर। बेसिकली ट्रॉपिकल कंट्रीज के लिए तो बायोडीजल वगैरह बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन बहुत अच्छा होगा। लेकिन टेम्परेट कंट्रीज में, पोलर कंट्रीज में आप इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते अनलेस अनटिल आप कैटलिस्ट वाली चीज़ें ना करो। जैसे बताए थे जो बायो कैटलिस्ट आप यूज़ करते हो रिएक्शन को थोड़ा एक्सीड करने के लिए, तो वहाँ तो फैसिलिटेट हो जाएगा। लेकिन नेचुरली अगर आप डिपेंडेंट हो बायोडिग्रेडेशन पे, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो दैट वाज ऑल अबाउट द फ्यूल वाला सेक्शन, जो आपके लिए एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। तो इस टॉपिक में इतना ही आता है। अवर थर्ड पर्टिकुलर सेक्शन फ्रॉम दिस टॉपिक विल बी व्हीकल्स एंड द इमर्जिंग मॉडल्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसमें हम हाइपर लूप, मैगलेव ट्रेन और सुपर बुलेट ट्रेन वगैरह जो होती हैं उनको देख लेंगे, मतलब जो आपके एग्जाम्स में पूछी गई जितना आपके लिए रेलिवेंट है। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।